बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। आपको स्पोर्ट्स ऑन की एक और एपिसोड में वेलकम कहता हूं। मेरे साथ शो में मेरा साथ देंगे मैं खोकर, अस्सलाम वालेकुम जी। और उनके साथ अबू बकर बुल्ला, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे जी, ठीक ठाक है आप दोनों? मौसम एंजॉय कर रहे हैं बहुत शदीद किस्म का और जिस तरह की गर्मी पड़ रही है और इसी तरह क्रिकेट बोर्ड में भी बड़ी हलचल हो रही है। सबसे पहले मेरा ख्याल है बात ऐसे रमज़ान से ही करते हैं। ये बच्चा पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह फतूहात का जो एक सिलसिला था उसे कंटिन्यू रख रहा है और वर्ल्ड चैम्पियन भी बना और अभी एशियन अंडर-21 चैम्पियन बनना बहुत बड़ा ज़्यादा है और पहली दफ़ा किसी पाकिस्तान ने ये एजाज़ हासिल। कैसे देखते हैं? देखिए, एहसन रमज़ान की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। वर्ल्ड चैम्पियन, IBSF वर्ल्ड चैम्पियन, यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन पाकिस्तान के लिए उन्होंने वो भी एजाज़ हासिल किया और ये भी इवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपको पता है कि सिविल अवार्ड याफ्ता हैं इस उम्र में, अंडर 19 में वो सिविल अवार्ड याफ्ता है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से लुक आफ्टर करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि सहूलियात जो है वो इनको मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि हमने देखा कि जब ये वर्ल्ड चैम्पियन बनकर भी आए तो उसके बाद भी एक छोटे से घर में एक रेंट के घर में रहते थे और जब वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए जा रहे थे तो उस वक्त लेकिन ये हमेशा नहीं होता। ये तो हमेशा केस है कि पाकिस्तान में कोई भी और स्पोर्ट, क्रिकेट के अलावा कोई भी और स्पोर्ट में कोई कुछ अच्छा करके आए तो स्नूकर टेबल में मैंने दो दफा इनका इंटरव्यू किया तो वो बता रहे थे कि वर्ल्ड कप से पहले ये स्नूकर टेबल पे भी सोते रहे। इनके पास घर नहीं था। जिस स्नूकर में उधर ही जॉब करते थे, उधर ही खेलते थे, उससे मुंसलिक एक छोटा सा कमरा था, वहीं रहते थे। हमने यहाँ पर एक रिपोर्ट भी बनाई थी एहसन रमज़ान पे। तो बड़ी मुश्किल हालात से निकल के इस लड़के ने इतनी बड़ी फतवात हासिल की हैं। तो अभी जाने से पहले एक प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं उनके साथ भी इनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने भी इनको गुड लक ज़रूर कहा था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब शहबाज शरीफ साहब सामने आएँ और कुछ ऐसे इनके लिए अवार्ड्स खासकर वो अनाउंस किए जाएँ, साथ साथ इनको फाइनेंशियल हेल्प भी मिलनी चाहिए ताकि ये मजीद ग्रूम हो सके। मैं आप भी पाकिस्तानी एथलीट भी हैं, इसमें बताइए आपकी स्पोर्ट थोड़ी महंगी स्पोर्ट है बट हमने देखा कि स्नूकर के अंदर या इवन अभी हम अरशद नदीम की भी बात करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपकी, ओबियसली इंटरेक्शन भी एथलीट से होता होगा, तो ये कैसे ये बेचारे कितना सफ़र करते हैं? गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव इसमें लेना चाहिए? देखिए, काफ़ी मेजॉरिटी जो एथलीट्स हैं क्रिकेट से बाहर, क्रिकेट में भी जो भी, देखिए स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना इंटरनेशनल लेवल पे बहुत महंगी चीज़ होती है। ठीक है, टेनिस आपने जैसे कहा एक महंगी स्पोर्ट होती है, लेकिन जनरली भी स्पोर्ट्स के लिए अगर आपको बाहर जाके ट्रैवल करके टूर्नामेंट्स खेल के जीतना पड़ता है ताकि आप इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके, तो वो चीज़ महंगी पड़ती है। तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी लोग इस तरह के एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते और बहुत दफ़ा होता है कि हमें, यानी कि जो बेसिकली एथलीट्स होते हैं बाकी स्पोर्ट्स में क्रिकेट के अलावा, उन्हें अपने ख़र्चों से, अपनी मेहनत से उनको ज़्यादा चैलेंजेस के थ्रू जाना पड़ता है और जब वो इंटरनेशनली कोई अचीवमेंट करते हैं तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा चैलेंजिंग होता है बाकी क्रिकेटर्स या जो किसी से भी, क्योंकि उनके पास वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती, जनरली भी उनके पास वो कंट्री की तरफ से सपोर्ट नहीं होती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि वो लोग कुछ जीत कर आते हैं और किसी को नहीं पता होता, यानी कि आप इंटरनेशनली एक चीज़ जीत कर आ रहे हैं और पाकिस्तान में यानी कि जो हमें मीडिया में काम करते हैं या स्पोर्ट्स में होते हैं उनके अलावा किसी को पता ही नहीं होता। और फिर हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली आगे आना चाहिए। बहुत दफ़ा हम इस तरह के वाक़यात देख चुके हैं। ऑब्वियसली हम जो बात करते हैं कि क्रिकेट के अलावा तमाम स्पोर्ट्स की तरफ गवर्नमेंट का तवज्जो होनी चाहिए और उस पर उनको तमाम एम्फेसिस एक स्पोर्ट की बजाय सब पे करें ताकि आपको जो भी प्राइड लेके आता है वो हमारा नेशनल हीरो है। एक और नेशनल हीरो की बात करते हैं अरशद नदीम की। अभी नेशनल गेम्स के अंदर उनको इंजरी का सामना हो, इवन दो गोल्ड मेडल तो जीत ले बट उनका जो इंजरी है वो काफ़ी सीवियर हो चुकी है और वो आगे जो एशियन भी टूर्नामेंट आ रहा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और अकरम साई साहब ने भी स्टेटमेंट सामने आई कि हमने मना किया था कि इसको नहीं खेलना चाहिए। कैसे देखते हैं, आपकी क्या रिपोर्ट है इस पर? देखिए, बिल्कुल बड़ा मैं समझता हूँ कि अफसोस ना क्या पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे अगर इस वक्त सुप्रीम या प्राइम एथलीट देखा जाए तो वो अरशद नदीम है, जिस तरह की उन्होंने फतवात हासिल की और हमारा जो फोकस होना चाहिए वो पेरिस ओलंपिक्स होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने एथलीट्स को नेशनल गेम्स के अंदर जोर लगवा रहे हैं, हालांकि हमें पता है कि उसके मैच का कोई नहीं है, उससे कोई 15 मीटर पीछे भी थ्रो नहीं मारता, उसका इतना बड़ा गैप है पाकिस्तान में। लेकिन हम उसको वहाँ पर एम्बेसडर बनाते, हम उससे नेशनल गेम्स की फ्लैग उठवा लेते, चलो यहाँ तक समझ आता है, लेकिन ना खिलाते अगर उसको इंजरी थी तो। लेकिन अब जो कल अकरम साई साहब ने जो क्लेम किया है उसमें तो उन्होंने कहा जो उनका डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको जोर लगाया कि आप हमारी तरफ से खेलेंगे। मैं आपको बताती हूँ, मैं भी डिपार्टमेंट की तरफ से खेलती हूँ नेशनल गेम्स में। वो आपको खिलवाते हैं यूजली क्योंकि वो आपको एक मंथली सैलरी दे रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि आपने खेलना ही खेलना है। लेकिन ये भी है कि अगर आपकी इंजरी बहुत सीवियर हो तो आप कह सकते हैं और फिर वो आपको फोर्स नहीं कर सकते। ये चीज़ है, वो आपको फोर्स। वही मेरा क्वेश्चन भी यही है कि अगर इंडिविजुअल को भी तो खुद उसने जज करना है कि कौन सा उसका इवेंट कितना मायने रखता है। एक नेशनल और एक इंटरनेशनल है
ये तो उसके ऊपर भी सर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, आती मेरा है कि वो मानना कैसे ये है गेज कि इस करता तरह के एथलीट्स को हमें इस तरह के नेशनल इवेंट्स के लिए नहीं, इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए संभालना चाहिए, बड़ा इवेंट्स को टारगेट करना चाहिए। अभी वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हुए, कॉमनवेल्थ तो के भाई अंदर अगर हुए। सही कह रहे हैं। उसको तो भी- अदारे ने लुक आफ्टर किया हुआ, उसको पैसे दे रहा है, वो कैसे छोड़ दे जॉब? सर बात यही है ना कि अदारा अगर समझता है कि मैं पैसे दे रहा हूँ नेशनल गेम के लिए, तो वो मैं समझता हूँ गलत है। अगर अदारा कहता है कि मैं इसको लुक आफ्टर कर रहा हूँ, पाकिस्तान की ये प्राइड बने, तो वो एक हमारा फोकस होना चाहिए, ताकि अदारे भी अगर किसी एथलीट को ओन करें तो उसको वो तमाम फैसिलिटीज दें जो इंटरनेशनल एथलीट्स को मिलती हैं। ये तो इधर कसूरवार कौन है फिर? स्पोर्ट्स सर बोर्ड है देखिए, ये, या वो अदारा है, या वो इंडिविजुअल खुद है? सर मैं एग्जांपल दूंगा नीरज चोपड़ा की। अगर उनको इंजरी आई थी तो इंडिया ने ये नहीं कहा कि हमने इसको लाजमी कॉमनवेल्थ गेम में थ्रो फंकवानी है, उन्होंने रोक दिया। हालांकि रोक दिया पीछे था। 11 महीने की इन्वेस्टमेंट थी, और इन्वेस्टमेंट कहाँ की थी? इंडिया ने जर्मनी में उसको ट्रेनिंग करवाई थी वर्ल्ड के बेस्ट जेवलिन लेकिन थ्रोअर के इंडिया साथ। को अपने एथलीट्स का ध्यान रखना बेहतर आता है। और मैं इंडिया बात ने कर रहा हूँ, इंडिया ने बहुत नीरज ज्यादा चोपड़ा का एथलीट्स। जो जर्मनी भेजा ओलंपिक से पहले, और 10 करोड़ उनका बजट था जी, एक प्लेयर एक का। प्लेयर हमारा के तमाम का पूल जो था वो 2 करोड़ था। और हम वही बात कर रहे हैं ना कि हमने उस प्लेयर को, बेचारे को, एक तनख्वाह के ऊपर डिपेंड कर दिया कि ये अगर इसको यहाँ से 12 महीने की तनख्वाह ना मिली तो इसका तो फाइनेंशियली और अर्शद नदीम प्रैक्टिस कर रहा था बांस के थ्रू। ये तो बाद में वो बताते हैं कि मेरे पास ये सारी खुदादाद सलाहियतें थी, इसमें हाँ, कोई तो शक ये नहीं। एक हमारा बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम एक अपने हीरो की, अपने स्पोर्ट्समैन की कदर नहीं करते, उनको उस तरह वैल्यू नहीं करते, और उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते जो उनकी रिक्वायरमेंट है, और रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं। अभी हमने कितनी बात की हॉकी के ऊपर भी कि हमारे बच्चों को डेली फंड नहीं दिए गए, जो 35 लाख के मद के अंदर आता था, और इंटरनेशनल भारत जो था वो 10 करोड़ दे रहा था अपने सर बच्चों ये को। नेशनल गेम्स के अंदर हमारा जो एलीट एक और एथलीट है, नू दस्तगीर भट्ट, बिल्कुल, उनको जो ban उनको नहीं लगा खेलने दिया। दिया जा रहा था कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके वाले साहब एक ऑपोजिट जो फेडरेशन है उसको सपोर्ट करते हैं रेसलिंग की, सिर्फ इस वजह से वो भी उसको नहीं pride है खेलने दिया जा रहा पाकिस्तान की, था। बिल्कुल। उसको डिपार्टमेंट ने रोक दिया कि आपने नहीं खेलना। बाद में वो पीओए के अम्ब्रेला के नीचे खेला, और वो पाकिस्तान का वाहिद एथलीट बना जिसने पीओ के अम्ब्रेला के नीचे खेल के उन्होंने गोल्ड मेडल gold हासिल medal किया लिया। है। तो ये वो प्लेयर है जो अनमैचेबल हैं। डेफिनेटली। अच्छा, असम के बारे में भी बात करें। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, आपकी तो तरफ आने चले थे कि आपसे बेहतर हमें टेनिस का कोई नहीं, नहीं बता डेफिनेटली अगर सकता। हम टेनिस की भी बात करें तो उसमें सामुल हक कुरैशी को हम टेनिस के हवाले से जानते हैं। वो 2 दफ़ा ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं, डबल्स और मिक्स डबल्स यूएस ओपन 2010 में, और अब उन्होंने जो 125 एटीपी का चैलेंजर टूर्नामेंट इस वक्त हो रहा है, उन्होंने और उनके जो इंडियन पार्टनर हैं बालाजी ने सेकंड सीड्स को अपसेट कर दिया, जो बहुत बड़ी जीत है उनके लिए, बहुत अच्छी जीत है, बल्कि हम सब पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत अच्छी जीत है। एंड ये है एक और एथलीट जो क्रिकेट से हटके, और वो भी बेचारे खुद ही एफर्ट जीत करते हैं, गए। और उनके फादर जो है वो मीडिया से कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं और सारी। आप सोचें, देखें, ग्रैंड स्लैम खेलना और ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचना इतनी बड़ी बात होती है जब आप, और वो भी आप जब एक पाकिस्तान की कंट्री से होके कर रहे हैं, तो मैं तो कहूंगी कि उनको भी अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो मैं क्या इनको करेंगे फिर। और माशाल्लाह जो किसको एक करेंगे? फिटनेस लेवल उनकी तरफ से हमें देखने को मिल रहा है, और वो 43 की एज में जाके भी जिस तरह सक्सेस ले रहे हैं और अपनी कंट्री का नाम पैदा कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की रिकग्निशन अगर टेनिस के अंदर आती है तो वो एक ही नाम सामने आता है, असम, जो जी बिल्कुल एग्जैक्ट, जो डेफिनेटली जो अभी तक हैं उस चीज में, तो हमें डेफिनेटली उन्हें जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं जब तक वो खेल रहे हैं उनको नहीं, वैसे तो देना वी आर चाहिए। क्वाइट होपफुल कि आप भी बहुत जल्द कुछ इंशाल्लाह। करेंगी, तो वो उसके वाले से भी कुछ हमें जरूर शेयर करें। वो मैं करूंगी। अभी क्या अभी अभी आपका हमारा event आ रहा इवेंट आ रहा है डेविस कप, आप लोग जानते होंगे, तो उसका जो फीमेल वर्जन होता है वो होता है बिली जीन किंग कप, तो उसके लिए हम जा रहे हैं एंड ऑफ मलेशिया में, और फिर एशियन गेम्स आ रही हैं सितंबर में आ रही हैं, तो उसके लिए भी हम जाएंगे, उसमें मोस्ट लाइकली असम भी जाएंगे हमारे Okay. साथ असम एशियन गेम्स में। सो चलिए, वो विश बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग इसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करें और विक्ट्रीज पाकिस्तान के लिए लेके आए। थोड़ी सी बात अब ऑब्वियसली क्रिकेट के हवाले से भी करते हैं, जो रूट के हवाले से बात करना चाहेंगे। टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भी हाईएस्ट रन, लास्ट सीजन के अंदर भी सबसे हाईएस्ट रन हमने देखे, और एक ऐसा बैट्समैन जो ऐसी फतुहात इंग्लैंड को दिलवानी शुरू की, जब ये परफॉर्म करता तो इंग्लैंड जीतता है। कैप्टनसी थी, प्रेशर आया, नई टीम जीत पा रही थी, कैप्टनसी छोड़ी, और फिर उसके बाद जो परफॉर्मेंस आई वो आप सबके सामने है, और अब नंबर 1 पे आना एक बहुत बड़ा एजाज़ है। कैसे देखते हैं? देखिए, वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको जिस रंग में भी ढालेंगे वो ढाल जाएंगे। अगर इंग्लैंड पुरानी तर्ज की टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था तो वो उसमें भी उसी तरह एडजस्ट होते थे, उसी तरह सूट करते थे, चाहे 250 बॉलों पे 100 करते थे। लेकिन अब जिस तरह एक मॉडर्न डे क्रिकेट शुरू किया है इंग्लैंड ने, उसके अंदर उन्होंने भी अपनी एवरेज को बढ़ा लिया है, स्ट्राइक रेट को बढ़ा लिया है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने नहीं देखा कि विकेट्स गिर चुकी हैं, टीम के ऊपर प्रेशर है, हालांकि दूसरी इनिंग के अंदर थोड़ा सा वो लंबा खेल सकते थे, वो शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, जो लेंथर लाइन को उन्होंने कदम निकाल के जो है वो बाद में स्टंप हो गए और वो बॉल को हिट नहीं कर पाए। बट उसके बावजूद जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली है, पहली खासकर एशियस के पहली इनिंग के अंदर इंग्लैंड की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त थी, और
शानदार सेंचुरी थी जहां पर इंग्लैंड का कोई बैट्समैन जो है वो वहां पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। जो रूट ने वहां पर खड़े हुए एक और तो संभाला। परफॉर्मेंस और उन्होंने ये शॉट डेवलप की है, फास्ट बॉलर को रिवर्स स्वीप मारना, वो एक अमेजिंग शॉट है और उस पर अभी तक वो आउट नहीं हुए। और हम लास्ट 6-7 मंथ से देख रहे हैं कि जो सक्सेस मिल रही है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन किसी बॉलर को नहीं छोड़ा। और मुझे याद पड़ता है शायद पूरी इनिंग्स में 1 या 2 बॉलें उनसे मिस हुई हूँ, अदरवाइज तो वो हर दफा और मोस्टली वो छक्के ही लगा रहे हैं फास्ट बॉलर अग्रेसिव खेल रहे हैं ना, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो उस रंग में ढल गई है जिस रंग के क्रिकेट इंग्लैंड इस वक्त खेल रहा है। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अजहर अली एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के लिए, बड़ी फतुहात में भी उन्होंने किरदार अदा किया। बट एक मैच ऐसा था शायद श्रीलंका के अगेंस्ट कि वो अकेले थे 9वीं विकेट पे, लेकिन वो मुकम्मल नहीं कर पाए थे, पाकिस्तान को जीत के पार नहीं लाके खड़ा कर सके थे। तो ये जो रूट के अंदर ये क्वालिटी ज़रूर है कि वो अगर खड़े रहेंगे तो फिर वो टीम को जीत के पार ले जाएंगे। ये महक, हम देख रहे हैं कि बाबर, जो रूट और स्मिथ, ये ऐसे हैं प्लेयर जो हर फॉर्मेट में परफॉर्म करें। कैसे देख रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस? मैं कहूँगी इट्स एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर। जिस तरह उन्होंने ये पहला टेस्ट मैच खेला है इंग्लैंड के लिए, एशेज ठीक है वो हार गए हैं, लेकिन उनकी जो सेंचुरी थी, अपनी 30th सेंचुरी उन्होंने अब टेस्ट मैचेस में बनाई है। और उन्होंने मार्नस लाबुशैन को ही रिप्लेस किया है नंबर 1 स्पॉट पे। लाबुशैन हमने देखा कि वो डिलीवर नहीं कर पाए, दोनों ही इनिंग्स में उन्होंने काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस दी। और उधर मैं स्टुअर्ट ब्रॉड की भी बॉलिंग को डेफिनेटली क्रेडिट दूंगी, लेकिन जिस तरह हम जो रूट की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उन्होंने सेंचुरी बनाई, फिर सेकंड इनिंग्स में भी उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्कोर किया, तो आई थिंक ही डेफिनेटली डिजर्व्स दैट नंबर 1 स्पॉट। बिल्कुल ठीक है, अभी ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से आके पीसीबी में क्या रही है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। और हम बात कर रहे थे सैफ चैंपियनशिप के हवाले से भी करते हैं। कल मैच खेला गया जी, हमने देखा रवायती हरीफ के साथ मैच था। बड़ी उम्मीदें थी कि शायद हमारी फुटबॉल टीम को अच्छा परफॉर्म करे, बट 4-0 से शिकस्त हुई। कैसे देखते हैं मैच को? देखिए, इसके अंदर 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान टीम ने 18 को पहुंचना था इंडिया के शहर बेंगलोर और मॉरिशस में मौजूद थी, लेकिन 2 दिन जिस तरह अनसर्टेनिटी रही, पाकिस्तान को वीज़े इशू होंगे नहीं होंगे, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने NOCs दे दिए, इंडियन भी हुकाम कोशिश करते रहे, फुटबॉल हुकाम जो हैं, बट उन्होंने वीज़े जारी किए बिल्कुल 1 घंटा पहले फ्लाइट से। अगर ये फ्लाइट मिस हो तो शायद पाकिस्तान के पास नेक्स्ट फ्लाइट कोई नहीं थी पार्टिसिपेट कि पाकिस्तान वहाँ पहुँच पाता। तो इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान वहाँ पहुँचा और फिर वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान को मैच भी खेलना पड़ा और मैच भी अगेंस्ट इंडिया खेलना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आप क्योंकि खुद भी एथलीट हैं, जब बंदा ट्रैवल कर रहा होता है तो उसके दौरान कुछ कहीं ना कहीं आपको मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान को नेगेटिव पाकिस्तान के लिए गया है। अगर पाकिस्तान वहाँ 2-3 दिन मौजूद होता, वहाँ के वेदर के साथ क्लाइमेटाइज हो सकता, कंडीशंस को देख सकता, तो फिर शायद रिजल्ट इससे बेहतर हो सकते थे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। पाकिस्तान गो के इतना फ्लरिश नहीं कर रहा, कुछ मामला पाकिस्तान फुटबॉल के भी पिछले 8-10 साल के अंदर खराब रहे हैं। और दूसरी तरफ इंडिया है ये क्या मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी और कंट्री ट्रैवल करने जा रहे हैं, उसके कंडीशन जैसे आपने कहा ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं। फिर उसके साथ यूज्ड टू होना, हम सारे इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ऑब्वियसली यूज्ड टू होना। आई एम श्योर इंडियन टीम ने इस तरह जो वो काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से आए होंगे, पहले पहुंचे होंगे। जब आपके इस तरह के मसले आते हैं तो उससे बहुत इफेक्ट होता है, आपकी बॉडीज को यूज्ड टू होना होता है, उनको सही तरह रेस्ट की जरूरत है। रेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। और एक बड़ा सैड इंसिडेंट भी हुआ, दोनों हमने देखा टीम्स के अंदर कुछ तलखलामी भी हुई और ऐसा लग रहा था कि एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा, जो कि नॉर्मली होता भी है, बट ये गेम की स्पिरिट के गेस्ट है। अभी इस पे भी बात करते हैं। अभी अदील अजहर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इरफान साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए वेदर कराची का कैसा चल रहा है जी? कराची का वेदर मैं काफी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ लाहौर से बेहतर है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। लाहौर का नहीं है, पीसीबी का वेदर बिल्कुल अच्छा नहीं है, काफी हलचल चल रही है, इसीलिए आपको जहमत भी दी है। आप काफी गहरी नजर रखते हैं, जरा इस पे बताइए आपका क्या टेक है। ये जो सारा सिनेरियो आपने देखा होगा 3-4 दिन के अंदर, उससे प्रीवियस भी आपने देखा होगा कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली आज ज़का अशरफ साहब की एक स्टेटमेंट भी सामने आई है, आपने स्टेटमेंट सुनी होगी। एक नई कंट्रोवर्सी, अभी वो आए नहीं है एज ए चेयरमैन, उन्होंने कह दिया जी हाइब्रिड मॉडल मुझे तो एक्सेप्ट ही नहीं था और कुछ मैचेस इधर करवाना, और ये हमारा ये ACCA का मौक़िफ़ था कि हमें मिलेगी होस्टिंग, तो पूरी कंप्लीट मिलनी चाहिए थी। कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को आप? देखिए, इसमें जिस वक्त हम एक्चुअली में खुद नहीं बैठे हुए होते और हम बाहर से देख रहे होते हैं, आप देखिए जी हमारे यहाँ जनरली हुकूमतों में भी ऐसे ही होता है ना, जब ऑपोजिशन में होते हैं सब कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब खुद इक़्तिदार में आते हैं तो सारी मसलहतें तब याद आनी शुरू हो जाती हैं।
अब चौधरी जका अशरफ साहब को हाइब्रिड मॉडल पसंद है या नहीं पसंद है, पाकिस्तान के पास इसके अलावा ऑप्शन बचा क्या था? जी। देखिए, आपको अपनी जरा थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, अयास कद्र खुद बाशनास वाली बात है कि अपने आप को आपको समझना पड़ेगा, वेयर डू यू स्टैंड अगेंस्ट इंडिया। Yes. इंडिया की इस वक्त पावर कितनी है? जो आईसीसी में जब इतनी पावर है, तो एसीसी तो एक इतनी छोटी सी बॉडी है कि उसमें इंडिया की पावर क्या होगी कि हमारा दोस्त कहना चाहिए ना, हमारा जो बेस्ट फ्रेंड, जो बेस्टी जिसको आप कहते हैं, क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका, वो हमारे खिलाफ इस वक्त बैठा हुआ है। इंडिया का इस वक्त इतना इन्फ्लुएंस है ओवरऑल ऑन इंटरनेशनल क्रिकेट, और एशियन क्रिकेट की तो क्या बात है। तो जका साहब बातें कुछ भी कर लें, देखिए हमें भी दिल से पसंद नहीं आया था, और आई एम श्योर इरफान, आपके पैनलिस्ट जो भी बैठे हैं, जब आपको पता चला होगा कि वो 4 मैचेस पाकिस्तान को कौन से मिले हैं, तो ज़ाहिर तशनगी हमें भी हुई कि भाई कम से कम बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये मैचेस ही पाकिस्तान में करवा देते। ये तो हमें बड़ी ही, जिसे कहना चाहिए कि एक रेजगारी सी मिली है। सो हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे मेरे ख्याल तो से। ये एक फेस सेविंग। जी फरमाइए। आई वाज जस्ट सेइंग कि आपको लगता है कि ऑब्वियसली जो भी स्टांस नजम सेठी ने लिया था और जितनी भी उन्होंने कोशिशें की थी, दैट वाज ऑल दैट ही कुड डू, और आपको लगता है कि ये ज़का अशरफ साहब इसलिए कह रहे हैं, वो बस दिखाने के लिए, अपनी थोड़ी पावर दिखाने के लिए, कि बेसिकली वो अब आए हैं पावर में, क्योंकि ऑब्वियसली वो अब कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी उन्होंने ये स्टेटमेंट कह दी थी। नहीं, आई टोटली एग्री विद यू। आई थिंक जाहिर है वो अब एक नए साहब आए हैं तो वो कुछ तो बताएंगे ना कि सी मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो मैं वैसा हूँ, वरना मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक देयर इज नथिंग प्रैक्टिकल अबाउट इट। देखिए, द स्टेक्स आर हायर फॉर द पाकिस्तान टीम, आपको समझनी पड़ेगी ये बात। पाकिस्तान के लिए स्टेक्स हायर हैं। तो वर्ल्ड कप के साथ हम इसको नथी कर रहे थे, वर्ल्ड कप ना खेलने का हमें समझना पड़ेगा नुकसान किसको होने वाला है। क्या पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होना है या आईसीसी को ज्यादा नुकसान होना है? मेरा ये ख्याल है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस सेठी साहब का डिसअपॉइंटमेंट हम सबको हुई थी। हम इस वक्त एक सॉर्ट ऑफ अ डिक्टेटोरियल टाइम में इन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रह रहे हैं। इंडिया जो चाहेगा वो करेगा। जका साहब जो भी बातें कर लें, अब ये आगे जब मसनद पे बैठेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो इनको शायद रियलिटी समझ में आएगी। ये जब आखिरी बार क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन 2013 थे, तब के और अब के हालात में 10 साल में जमीन आसमान का और फर्क आ गया। ऑब्वियसली इसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी जो हमने होस्ट करानी है, उस चीज़ पे भी ऑब्वियसली फर्क पड़ता अगर हम बार बार इसको रिजेक्ट करते रहते, राइट? आपका इसमें क्या राय है? हाँ जी बिल्कुल। आप ये देखिए कि अभी पाकिस्तान ने जो एक और दरख्वास्त की थी, आई एम श्योर आप लोगों ने अपने शो में डिस्कस किया होगा कि जी हमारे मैचेस की प्लेसेस को स्वैप कर लो, यानी वी वांट टू प्ले ऑस्ट्रेलिया इन चेन्नई एंड वी वांट टू प्ले अफगानिस्तान इन बैंगलोर। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई और आईसीसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सो देखें, ख्वाहिशात तो हम बहुत सारी रख सकते हैं, बट द ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट, एंड आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। देखिए थोड़े दिनों की बात है, ज़का अशरफ साहब जाहिर है बन जाएंगे चेयरमैन। जब ये बन जाएंगे, शुरू में सब यही बातें करते हैं, अब मैं आ गया हूं तो मैं ये करूंगा, तो मैं वो करूंगा, तो फलाना करूंगा, लेकिन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। आदिल भाई, निगेट करेंगे तो अपने आप को हाईलाइट करेंगे। अच्छा, 2 चीज़ों में आपकी मैं राय जानना चाहूँगा। एक ये है कि ये कितना अनफॉर्चुनेट है गवर्नमेंट की रिजीम की तरह कि कोई भी हमारा चेयरमैन अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाता, चाहे ये मैनेजमेंट कमेटी के ही चेयरमैन थे। बट आपको नहीं लगता कि इनको ये 3-4 मंथ का रन देना चाहिए था, अनटिल अनलेस नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन आती, फिर नया इलेक्ट होता, तो वो ज़्यादा बेहतर था। और सेकेंडली, ये जो एक टसल के बावजूद जो टीम पे इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज हमने एशिया कप खेलना है, फिर उसके बाद राइट आफ्टर हमने वर्ल्ड कप खेलना है, ये टीम के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है एज ए प्लेयर, और पूरा जो एक मोमेंटम बनता है आपका उसके लिए? देखिए, हम पाकिस्तानी बहैसियत कौम, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी ज़ाहिर है हमारे कौम से ही निकल रही है। अब ये फुटबॉलर्स की तरह तो है नहीं कि हम 4-5 को बाहर से यूरोप से इंपोर्ट करके लेकर आए तो वो हमारे माहौल में खेलने के आदी ना हो। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है वो भी ज़ाहिर है हमारी कौम से ही निकल कर आई है, एंड वी ऑल नो प्रीटी वेल कि पाकिस्तान के इन तमाम हालात में, इन तमाम माहौल में हमने एडजस्ट किया है, और वी हैव सेटल्ड डाउन, और हम उसमें ही जिंदा रहना सीख चुके हैं। सेम गोज विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अगर आपको याद हो, आज से 10 साल पहले जब ज़का अशरफ और नजम सेठी के दरमियान एक मजाक सा लगा हुआ था, 6 बार आपको याद होगा कि चेयरमैनशिप जो है वो चेंज हुई थी विद इन अ स्पैन ऑफ 13 मंथ्स। आपकी टीम वैसे ही परफॉर्म करती रही, टीम तो चलती रहती है, यस बहुत बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, लेकिन जिस चीज पे ज़ाहिर है ज्यादा मेरे ख्याल से हमें नुकसान होने वाला है वो ये होगा कि पाकिस्तान का जो कोचिंग का जो सेटअप है इस वक्त, मुझे वो इस वक्त मुश्किल में नजर आ रहा है। अगर आपको याद हो तो सेठी साहब जब पोजीशन में आए थे तो ही वाज टोटली ऑब्सेस्ड अबाउट हैविंग मिकी आर्थर बैक। वो कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ जो है वो ऑफर करने को तैयार थे मिकी आर्थर को। मिकी आर्थर इस पूरे सिनेरियो में सबसे स्मार्ट आदमी निकल कर आया। दिस इज एग्जैक्टली द reason why he never quit his Derbyshire
की जॉब, उसको पता है हाँ, कि ये कुछ भी हो पाकिस्तान में जो सकता है वो है। किस और उसमें ये भी सुना Yeah. गया कि किसी से श्योरिटी भी मांगी मिकी आर्थर ने कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं होगा, और दी गई उसको श्योरिटी। मिकी बहुत स्मार्ट आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बड़ा जिसे कहना चाहिए शख्सियत शनास जिसे कहते हैं, आई मीन इज अ वेरी गुड जज ऑफ पर्सनालिटीज एंड ऑल, और पाकिस्तान के माहौल को वो बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। लेकिन इरफान साहब, आपका जो पहला सवाल था मैं जरा उस पर आऊंगा, और वो यही है कि पाकिस्तान के इदारों के साथ ये मजाक करना बंद करें। अच्छा जी, जब इससे पहले जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें आपने आइन चेंज किया गया था, और एक एफर्ट मारी गई थी और एक कोशिश की गई थी कि जो सियासी लोग हैं, अब इवन फॉर दैट मैटर नजम सेठी साहब के अपने क्या क्रेडेंशियल्स थे क्रिकेट बोर्ड चलाने के लिए, हमें पता था वो एक मशहूर जर्नलिस्ट थे, सब कुछ थे, उन्हें क्रिकेट बोर्ड का आपने चेयरमैन लगा दिया। वेल ही डिड अ प्रीटी ओके जॉब, दैट्स फाइन, बट जका अशरफ साहब, उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं? एजाज भट्ट साहब ने कौन से ऐसे इदारे चलाए हुए इससे पहले कि जो आप, आई मीन हमारे यहाँ बदकिस्मती की बात यह है, तौकीर ज़िया साहब को जनरल मुशर्रफ ले आए थे, तो हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि क्रिकेट बोर्ड असल में इतनी लुक्रेटिव और इतनी, आई मीन इट्स वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, यस, बड़ी खारदार, वो बड़ी कहा जाता है खारदार पीएम इसकी के बाद, है। सीएम के बाद सेकंड तीसरी बड़ी ये पोस्ट है जो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा, आपके ख्याल में क्रिकेटर होना चाहिए, या आपको लगता है कि जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है उसको ये पोस्ट देनी चाहिए? क्योंकि रमीज राजा साहब ने कहा था हमारी जागीर है ये, हमें किसी को नहीं देनी मैं चाहिए। ये समझता हूँ, देखिए मैं ये समझता हूँ दैट एट द एंड ऑफ द डे ये एक इट्स अ कमर्शियल एंटिटी, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। क्या बरतानिया में या इंग्लैंड में फॉर दैट मैटर, ऑस्ट्रेलिया में, क्या इस तरह आप ला के, ये हमारा बड़ा थर्ड वर्ल्ड किस्म का प्रॉब्लम है, ये तीसरी दुनिया के मसाइल हैं कि जहाँ पे ला के आप सियासत के साथ जो है वो इसको नत्थी करते हैं। आपको इसको आज़ाद करना पड़ेगा। अब देखें, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन ला के उस पर अमल करना पड़ेगा। ये जो मजाक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमने लगाया हुआ है कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशन हम दोबारा आ गया तो फिर वो पिछला वाला रिजेक्ट करके, खुदा के लिए शख्सियात से इसको आज़ाद करें। बिकॉज वो जो बातें हैं कि जी हम इंडिया को आंखों में आके डाल के बात करेंगे एंड ऑल, कहने ये कि ये बहुत बात की बातें, पहले काइंडली ब्रिंग योर ओन हाउस इन ऑर्डर। तो ये कि जी हुकूमतें बदलना और ये सारी चीजें, इसको शख्सियात से आज़ाद करें, वरना हमारी क्रिकेट बस ऐसे ही चलती रहेगी, ये नंबर 4 नंबर 5 टीम ही हम ऐसे ही रहेंगे बस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके होने का थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं, ज़रा स्क्वाड के ऊपर भी नज़र दौड़ाते हैं जो पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट की श्रीलंका सीरीज़ के लिए। इसमें 3-4 चीज़ों पे इशूज़ ओबियसली जब भी होती है सिलेक्शन, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पसंद होती है, कहीं को नहीं होती, बट इन जनरल हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपकी टेक लेना चाहूँगा विकेट कीपर के ऊपर। सरफराज ने 3 साल के गैप के बाद परफॉर्म किया, 350 से प्लस रन बनाए, 350 और एक सेंचुरी बनाई। अब वो 100% यही है कि सरफराज खेलेगा। तो आपको नहीं लगता कि हमें 60 सेकंड विकेट कीपर के तौर पे किसी नए बच्चे को लेके जाना चाहिए जिसको हम प्रिपेयर करते? और पहले जैसे सरफराज भी डगआउट में बैठता था तब भी हम यही बात करते थे कि सरफराज का डगआउट में नहीं बैठना चाहिए, किसी बच्चे को रेडी करना चाहिए। तो आपको लगता नहीं कि रिजवान को रखना दोस्ती निभाई जा रही है, फिर उसको साथ लेके जाया जा रहा है? देखिए, मैं जो पिछले साल 1.5 साल में, बल्कि 1.5 पौने 2 साल में मैंने बेस्ट एक्सपोर्ट होस्ट माई सेल्फ, मैंने क्रिकेट से ज्यादा, क्रिकेट तो खैर बचपन से ही फॉलो कर रहे थे जब से होस्ट संभाला है, खिलाड़ियों को बड़ी करीब से ऑब्जर्व करने का मौका मिला है। और अंदाजा मुझे यही हुआ कि आप जितने भी बड़े खिलाड़ी बन जाएं, ये जो इनसिक्योरिटी है, हाँ। ये इतनी खौफनाक चीज होती है, और आपको जो ये डर लगा रहता है कि यार ये बंदा आके मेरी पोजीशन पे कब्जा कर लेगा। अब आप जितना अल्लाह रसूल करते रहें, जितने आप प्यार दीन और अच्छी बातें करते रहें, लेकिन आपके दिल के अंदर यही चल रहा होता है कि कहीं ये बंदा आके जो है ना मेरी पोजीशन यहाँ पे ले ना ले। सरफराज ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया। मेरे ख्याल से सरफराज की अगर आप परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड वाली सीरीज से हटा दें, पाकिस्तान वुड हैव लॉस्ट दैट सीरीज एट होम अगेंस्ट न्यूजीलैंड एज वेल, जिस तरह हम इंग्लैंड से जो है वो बुरी तरह हार गए थे। सो सरफराज की परफॉर्मेंस थी, ज़ाहिर है ही डिजर्व्स टू। और आई थिंक जिस तरह की कंडीशंस आपको श्रीलंका में खेलने को मिलेंगी इन रीसेंट टाइम्स, वी हैव स्ट्रगल्ड इन श्रीलंका, लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। ये वो सीरीज थी, अगर आपको पिछली भी याद हो, हमें श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीत के अपनी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हम तो फाइनल में खेलने के अपने प्लान कर रहे थे, और आप देखिए एंड में हम कहाँ जाके जो है वो लटके। सो सरफराज की जगह तो बनती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे 3-4 खिलाड़ी, अभी देखें आप ये देख लेना कि हसन अली का भी आई एम श्योर जिक्र आएगा। हाँ। अब किस बुनियाद पे, आप किन क्रेडेंशियल्स पे हसन अली को टीम में लेकर आ रहे हैं? तो देखें, ये पसंद नापसंद, ये जातियात हमारे यहाँ बड़ा ये है इशू पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। एंड मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि देखें, जे तुक्के में एक दफा कोई नंबर 1 टेस्ट टीम बन जाना, वो जी फलाना उनके ब्रेन वॉश आउट हो गया था एंड ऑल, ये सारी चीजें अपनी जगह रहेंगी। फॉर अ कंसिस्टेंट बेसिस पाकिस्तान कैन नॉट स्टे अ नंबर 1 टीम इन अ टफर फॉर्मेट ऑफ द गेम, वो यही है
कि हम जो है पर्सनालिटीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन मेरिट। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी रिगार्डिंग फास्ट बॉलर्स। हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, तो वो हमने उनको तीनों फॉर्मेट्स में हम उन्हें खिलाते हैं। तो आपको लगता है कि अगर इस तरह जो प्लेयर्स होते हैं वो बर्न आउट भी हो सकते हैं? अगर आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स को देखें तो उन्होंने सेपरेट फास्ट बॉलर्स रखे हुए हैं टेस्ट मैचेस के लिए, और इसी तरह उनका जो करियर है वो ज़्यादा देर के लिए खेल भी सकते हैं, उनका करियर प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान को उनकी जगह कोई और फास्ट बॉलर्स भी रखने चाहिए इन टेस्ट मैचेस? और स्पेशली अगर हम शाहीन शाह अफरीदी को भी देखें तो वो वापस आ रहे हैं आफ्टर एन इंजरी, तो वो काफ़ी वनरेबल स्टेट में हैं इस वक्त, और इसके बाद उन्होंने एशिया कप भी खेलना है और वर्ल्ड कप की अहमियत तो हम जानते ही जानते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह के स्टेट में आप शाहीन शाह अफरीदी को उन्हीं कंडीशंस में, श्रीलंका की कंडीशंस में डाल रहे हैं? और उन दोनों की जगह आपको क्या लगता है कि कौन से फास्ट बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में आ सकते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा जरा इस पे मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा से, मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो ये लेता हूँ। और देखिए, पाकिस्तान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से एक कंपैरिजन जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ बनता है, और वो ये बनता है कि दे प्ले अ लॉट ऑफ टेस्ट क्रिकेट। अब आप ये एशेज सीरीज भी देख लें, टॉकिंग अबाउट 5 मिनिमम 3 टेस्ट मैचेस से ये कम नहीं खेलते पाकिस्तान कि अगर आप नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस, मुझे याद है हम कुछ अर्से पहले मैं सवेरा के साथ हम लोगों ने एक छोटी सी अपने शो के लिए कैलकुलेशन की थी, और हम ये देख रहे थे कि बाबर आजम इस वक्त इन इज लेट 20s नाउ। तो ये वो टाइम होता है जब एक बैट्समैन अपना पीक कर चुका होता है, और उसके बाद 1-2 साल बाद उसका फिर एक डिक्लाइन पीरियड शुरू हो जाता है। बहुत कम लोग मिसबा की तरह होते हैं जो कम बैक मिड 30s में कर लेते हैं और फिर छा जाते हैं। अल्लाह करे बाबर ऐसा ही चले। सो वी वर जस्ट थिंकिंग कि जो अगली कुछ सीरीज हैं, तो बाय दैट टाइम द नेक्स्ट 3 or 4 years द नंबर ऑफ सीरीज दैट आर लाइंड अप, बाबर आजम वुड हैव एंडेड अप प्लेइंग फार लेसर टेस्ट मैचेस, जो कि मार्नस लेबुशाइन, जो कि उनके अगर आप बोलें कि कंटेम्परेरी प्लेयर्स की अगर हम बात करें, उनके मुकाबले में बहुत कम टेस्ट मैचेस, यानी इंडिया ने विराट कोहली को जितने टेस्ट मैचेस खिला दिए, तो रिकॉर्ड्स तो आपके खिलाड़ी बना ही नहीं पाएंगे। सो देखिए, अब हम ऑनेस्टली इतनी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, कोई 5 टेस्ट मैचेस की हम सीरीज खेल भी नहीं रहे। तो ये जो बर्नआउट वाला फैक्टर है एंड ऑल, देखें ये डिस्कशन शुरू कब से हुआ है? ये डिस्कशन शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी के बाद से पाकिस्तान में ज्यादा शुरू हुआ है। लेकिन मैं अगर इस पर्सपेक्टिव से शाहीन शाह अफरीदी सॉरी, लेकिन बस अगर हम इस पर्सपेक्टिव से बात करें, सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, तो आपको लगता है कि अभी उनको टेस्ट स्क्वाड में डालना जरूरी था? उन्होंने खुद शो की, उन्होंने पीसीबी ने कहा रेस्ट करना चाहिए, उन्होंने कहा जी मैंने खेलना है, वो खुद खेलना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि उन्होंने ये सही डिसीजन लिया है? क्योंकि अभी उन्होंने जाके वर्ल्ड कप भी खेलना है, एंड वी ऑब्वियसली नीड हिम इन द वर्ल्ड कप, ही इज एन एसेट फॉर अस। देखिए, मैं आपको ये बात बड़ी श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ, बिकॉज शाहिद खान अफरीदी के साथ हमारा बड़ा क्लोज डिस्कशन, जो शाहीन का इंजरी पीरियड था, हमारे शो में लाला बड़े फ्रीक्वेंटली आया करते थे, और हम बड़ा क्लोजली शाहीन की रिहैबिलिटेशन जो है वो मॉनिटर कर रहे थे। शाहीन गॉट द बेस्ट पॉसिबल केयर दैट एनी प्लेयर कुड गेट। ये वो जो पीसीबी ने जिस तरह हैंडल किया, खैर पीसीबी का एक अपना पर्सपेक्टिव था, हमें उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट शाहिद अफरीदी हैड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डॉक्टर ज़ैफ के पास वो गए। आपको ये भी पता है कि एक क्रिकेट के फिजियो ने नहीं, बल्कि एक फुटबॉल के, जो क्रिस्टल पैलेस फुटबॉल क्लब के हेड ऑफ मेडिकल है वहां पे, डॉक्टर जफर, उन्होंने इनका पूरा जो है वो रिहैबिलिटेशन देखा है। शाहीन हिमसेल्फ नोज हाउ हिज बॉडी इज डूइंग। आई थिंक इससे ज्यादा कोई अच्छा जज हो भी नहीं सकता। मेरा ये ख्याल है शाहीन इस वक्त करियर की जिस स्टेज पे है, अगर उसको जरा सा भी फील होगा कि यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। लास्टली ये बैटिंग का भी बता दीजिएगा अदिल भाई, टाइम की शॉर्टेज है, बैट्समैन का भी बता दीजिएगा। हमने देखा कि हुरैरा को चांस दे दिया गया, उमैद बिन यूसुफ ने बहुत रन किए थे, और कामरान गुलाम बेचारा 3 साल कंसिस्टेंट रन करने के बाद नाम आता है और फिर बाद में उसको नहीं खिलाया जाता और फिर टीम से बाहर हो जाता है। तो इस सिलेक्शन को कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल जी, कामरान गुलाम के साथ आई थिंक मुझे अब यही लग रहा है कि इज वन ऑफ दोस स्टोरीज, दोस वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरीज पाकिस्तान क्रिकेट की, कि जो बंदे ने काफी रन अक्यूमुलेट किए। बिकॉज अगर आप हुरैरा को उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस देखें, हुरैरा बहुत टैलेंटेड लड़का है, और हम बार बार जैसे हुरैरा हुआ या साइम अयूब, इनके बारे में हमेशा से मेरा ये पर्सपेक्टिव रहा है कि भाई इनको क्यूरेट करो, इनको फौरन ला के डीप एंड्स में ना फेंक दो। आई थिंक हुरैरा हैज गॉट डिसेंट रन्स विद हिम, लेकिन टॉक अबाउट कामरान गुलाम, मेरे ख्याल से आई थिंक उसकी जगह बनती थी, ही शुड हैव बीन इन द टीम। अगर आप जो है वो हसन अली को सिर्फ इस बुनियाद पर टीम में शामिल कर रहे हैं कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड उसको 2 नहीं सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेला था जिसमें उसको 1 विकेट मिली थी,
तो हम चाह नहीं रहे कि जी उसका मोरल डाउन हो, हम उसे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो अगर यही पर्सपेक्टिव आप यूज कर रहे हैं फॉर हसन अली, व्हाई डोंट अप्लाई द सेम बेंचमार्क फॉर कामरान गुलाम एज वेल। इतनी स्टैट ड्रिवन हमारी ये सिलेक्शन कमेटी आई है, बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियंस बैठे हुए हैं, तो मैं तो समझ रहा था कि कुछ अच्छी इसमें बात होगी, बट यस आई एम वेरी बिल्कुल ठीक है अदील भाई, बहुत आमिर जमाल सिलेक्शन इस बारे बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अभी वक्त की किल्लत ही, नहीं तो आपसे मजीद काफ़ी डिस्कशन हम करते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में दोबारा आपको ज़हमत देंगे। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।